हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में आप लोगों का। और आज हमने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज का ये तीसरा पार्ट है बच्चों। और मैंने जो क्वेश्चन जो सेट किया है काफ़ी सोच समझकर और अपने 10 से 12 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन सेट किया है, और ताकि आपके एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो है ना काफ़ी लाजवाब और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये हमारा रोलेस थ्योरम, काफ़ी चर्चित थ्योरम है ये। रोलेस थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम, और काफ़ी फेमस थ्योरम है जो हमारा डी वाई डी एक्स के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अंतराल -1 से 1 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के लिए रॉलेस प्रमेय से सी का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। यानी रॉलेस थ्योरम के प्रयोग से हमें सी का मान निकालना है, और यही हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। और इसका ऑप्शन जो है पहला है हाफ, दूसरा है 0, तीसरा है 1/4 और डी है नन। तो इसमें सबसे पहले क्या है ना कि रॉलेस थ्योरम के प्रॉपर्टी को जानिए आप कि रॉलेस थ्योरम का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जो भी अंतराल दिया हुआ है ना उस अंतराल में हमारा क्या है ना अवकलनीय होना चाहिए कोई फंक्शन। और ये हमारा बीजीय बहुपद फलन है बच्चों। तो कुछ नहीं करना है, सीधे इसका डेरिवेटिव्स निकालो, है ना। डेरिवेटिव्स निकालिएगा, एफ डैश एक्स बराबर 2x होगा, और यहाँ पे सी रख दीजिएगा, यानी एफ डैश सी, और बराबर हो जाएगा 2c। और रॉलेस थ्योरम का व्यंजक कहता है कि एफ डैश सी बराबर 0, यानी कि सी बराबर हो गया 0। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है। ये हमने रॉलेस थ्योरम पर पहला क्वेश्चन गेस करके लाया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। और ये अगला प्रश्न ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और अक्सर इस तरह का प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कहता है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 y1 ऑन कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि जो वक्र दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा सर्किल का वक्र दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहता है कि हमारा जो है ना स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन पहला है x(x1 - y(y1) बराबर 0। दूसरा ऑप्शन जो है x(x1 + y(y1) बराबर 0। तीसरा ऑप्शन जो है x(x1 - y(y1) बराबर a स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन जो है x(x1 + y(y1) बराबर a स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपने पढ़ा होगा वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि ये y - y1 बराबर m इंटू क्या होता है बच्चों x - x1 होता है। ठीक है, जहाँ पे m जो है हमारा ये स्लोप को बताता है। स्लोप हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो वक्र है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इससे हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे और इस पॉइंट को हम पुट करेंगे। तो हमारा इस वक्र का डी बाई डी एक्स निकालोगे, डी बाई डी एक्स। ठीक है, जब डी बाई डी एक्स निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा हमारा -2x और बट्टा हो जाएगा -2y। ठीक है, यानी कि पॉइंट जो है ये दोनों तो कट जाएगा, ये हो जाएगा x1 और बट्टा जो होगा y1 होगा। यानी कि इस स्लोप को याद कर लेना है कि इस वक्र का स्लोप जो होगा इस पॉइंट पर जो होगा x1 बटा y1 होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया बच्चों कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन लिखे हैं y - y1 और स्लोप का जो वैल्यू आ गया हमारा, ये हो गया हमारा -x1 और बट्टा ये y1 और इंटू जो हो गया x - x1 हो गया। अब करना कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये y इंटू y1 माइनस ये हो गया y1 का स्क्वायर बराबर हो गया x1 - x1 आई इंटू एक्स, और प्लस जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इसको हम यहाँ पर कर दे कि x1 और ये हो गया x और प्लस y1 और ये हो गया y और बराबर जो हो गया x1 y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर
अब प्लस ये y1 का स्क्वायर, इसके बदले बच्चों हम a स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया कि x1 प्लस y1 अब बराबर जो हो गया ना, ये हमारा a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही ये ऑप्शन हम मिलाइए कि हमारा 67 नंबर का ऑप्शन क्या होगा बच्चों। तो ये ऑप्शन ना बिल्कुल डी नंबर जो है ना, बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और ये भी प्रश्न काफ़ी लाजवाब प्रश्न का था। किसी वक्र का अभिलंब जो है एक्स अक्ष के समानांतर है यदि डी वाई डी एक्स बराबर 1, बी है डी वाई डी एक्स बराबर 0, सी है डी एक्स बटा डी वाई बराबर 0 और डी जो है डी वाई डी एक्स बराबर 1। यानी कि हमारा अभिलंब नॉर्मल का जो हमारा जो है ना स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ, यदि हम नॉर्मल की बात करें, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको हम एम एन कह देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है आपको मालूम होगा ये -1 बटा ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे माइनस डी एक्स बटा डी वाई जो होगा। और जब एक अक्ष के समानांतर है बच्चों, तो एक अक्ष का स्लोप जो होता है 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा 69 नंबर प्रश्न तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। इसमें आपको समय भी दूंगा कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटा एक्स का उच्चतम मान है कि एक्स के किस वैल्यू पर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से आप जवाब दे सकते हो। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स निकाल लो। ठीक है, डेरिवेटिव्स निकालिएगा तो यहाँ हमारा क्या है ना कि हो जाएगा डिवाइड लगेगा ना, डिवाइड लगेगा क्या कि अंश का अवकलन होगा, अंश का अवकलन होगा और हमारा हर गुना में होगा, माइनस हर का अवकलन होगा। ठीक है, और अंश हमारा जो है गुना में रहेगा और बट्टा जो होगा ये हमारा ये हो जाएगा हर का होल स्क्वायर होगा और ये बराबर 0 होगा। तो ये तो कट गया बच्चों, यानी कि यहाँ पर ये भी इसका अवकलन 1 बटा एक्स यानी 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स और ये बराबर हो जाएगा 0। किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का यदि हम उच्चतम मान या न्यूनतम मान निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 करते हैं, यानी log x बराबर 1 आ जाता है। जब log x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब हो गया log x और ये बेस e अब बराबर ये हो गया log 1 और ये बेस e हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। कहता है एफ एक्स बटा log x बाई एक्स का उच्चतम मान क्या होगा, यानी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये हमारा 69 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसके लिए हम इसको देखते हैं कि उसका उच्चतम मान क्या होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो मेरे हिसाब से ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है बाबू देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 1 बटा एक्स और इंटू हो गया एक्स और माइनस जो हो गया ये हो गया लॉग एक्स। ठीक है, और ये बराबर तो हो जाएगा 0, यानी कि एक्स एक्स कट गया है ना, लॉग एक्स बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब बेस ही कुछ भी हो है ना, log x बराबर 1 हो गया, यानी कि log x बेस e बराबर ये हो जाएगा log e और बेस e हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर e हो जाएगा। तो x बराबर e हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा तो एफ एक्स बटा एक का उच्चतम मान है। यहाँ पर x बराबर e होगा, इसका मतलब ऑप्शन इसका जो हो जाएगा हमारा log e और बेस e 1, यानी कि बच्चों डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इस फंक्शन का उच्चतम मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि x का किस मान के लिए होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारा जो है ना, ये हमारा ये प्रश्न जो है काफ़ी लाजवाब प्रश्न है
ये हमारा 70 नंबर प्रश्न है। कहता है वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y बराबर जो है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2 और -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, यानी कि स्लोप को ज्ञात करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन है इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िए। मैं इसमें समय देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना इसका क्वेश्चन क्या बनाते हो। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इसलिए इसको देखा जाए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डी बाई डी एक्स का एक फार्मूला होता है। डी बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी और बट्टा जो हो जाएगा बच्चों डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी टी निकालोगे, तो यहाँ पर आप डी बाई डी टी निकालिएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स बराबर जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4t और -2 और बट्टा इसका हो जाएगा 3t और ये सॉरी 2t हो जाएगा ना, 2t और +3 हो जाएगा। और यहाँ पे t का मान 2 रख देना है, 2 रखिएगा तो हो जाएगा 8 में से 2 गया तो हो गया 6 और बट्टा, और ये हो जाएगा 2t है ना, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये बट्टा हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि अब हमारा t का मान कहाँ पे आएगा। जो बिंदु दिया हुआ है ना 2 -1, इसमें आप है ना x यहाँ टी स्क्वायर प्लस 3t और ये -8 बराबर यहाँ x था, इसको ये आप 1 के बराबर कर दो, यहाँ से t का मान निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। वही हमने 2 t का मान रख दिया। इस प्रकार के ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है ना बच्चों, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। मैं काफ़ी सोच समझकर प्रत्येक क्वेश्चन को सेट करके लाया हूँ। कहता है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि किनारा का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यानी कोई हमारा घन का आयतन वॉल्यूम का रेट जो है ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो कहता है ना कि सरफेस एरिया जो है किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसको आप हम जानते हैं बच्चों कि हमारा जो है ना एस बराबर जो होता है ना, ये 6a² होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है। यदि आप ds बाई डी टी करोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12a और ये dA बाई डी टी, ठीक है। अब करना क्या है, हम जानते हैं कि v बराबर एक ही होता है, तो यहाँ यदि हम dB बाई डी टी कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3a² और ये हो जाएगा dA बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि डी बाई डी टी दिया हुआ है या ये हमारा गिवन है, तो यहाँ से dA बाई डी टी का मान निकाल के और यहाँ पर रख देना है, ठीक है। और इसमें जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका देख लिया जाए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ 8 बराबर न हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा dA बाई डी टी, और हमारा यहाँ पर ds बाई डी टी जो हम निकाल रहे हैं ये हमारा हो जाएगा 12a और इंटू dA बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से dA बाई डी टी का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12a और इंटू हो जाएगा 8 और बट्टा ये 3a²। तो जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12 और ए भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 32 और बट्टा जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब ए का मान दिया हुआ है 12, तो आप 32 बटा 12 कर दो, 32 बटा 12 यानी कि हो जाएगा 8 चौका 32, यानी 4 32 4 12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और चूंकि आज का जो क्वेश्चन है हमने बिल्कुल dy/dx के अनुप्रयोग पर सेट करके लाया हूँ,
और इससे क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से कॉपी कलम लेके साथ बैठिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है वह अंतराल क्या होगा जिसमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर 3x f(x) बराबर साइन 3x वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहला ऑप्शन जो है 0 से π/6, दूसरा है π/6 से π/2, तीसरा है -π/2 से आपका ये होगा π/6, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका अंतराल कौन होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे हम बाई बराबर यदि साइन एक्स रहता है, ठीक है, तो इसका जो है 0 से π/2, 0 से π/2 में इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है बाई बराबर साइन 3x, मेरी बातों को समझिएगा। तो इसका जितना एक साथ गुना है ना वो π/2 होता, सॉरी। तो यहाँ पर जितना गुना है उतना भाग दे दो, तो ये π/2 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा π/6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों कि f(x) बराबर साइन 3x जो है 0 से π/6 के अंतराल में, 0 से π/6 के अंतराल में इंक्रीजिंग होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया प्रश्न है एग्जामिनेशन में, ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है वह अंतराल जिसमें बाई बराबर x² इंटू e⁻⁻x वर्धमान है, किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, इसका आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। जब स्लोप आप निकालिएगा, ठीक है, जब स्लोप आप निकालिएगा तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आप e⁻⁻x का इसको प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डीसी निकाल लेना है। प्रोडक्ट रूल लगा कर इस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है e⁻⁻x पर सर डिपेंड नहीं करता, सारा दारोमदार जो है ना हमारा x पर डिपेंड करता है बच्चों कि हमारा इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसको आप बहुत शालीनता से देख सकते हैं, क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो पहला यदि इसका हमारा निकाला जाए डेरिवेटिव्स, तो इसका इसका वाई डैश निकालोगे तब पहले प्रोडक्ट लगाइएगा तो x² का तो 2x हो जाएगा, e⁻⁻x ही रहेगा, e⁻⁻x का माइनस और e⁻⁻x होगा और ये हमारा x हो जाएगा बच्चों। यहाँ से e⁻⁻x इंटू x कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर जो है हमारा बच जाएगा सीधे हो जाएगा 2 और ये माइनस ये हो जाएगा x, यानी कि सारा दारोमदार जो है हमारा x इंटू इसी फैक्टराइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी उम्दा प्रश्न है कि हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पहला ऑप्शन है -∞ से +∞, बी है -2 से 0, सी है 2 से ∞, डी है बच्चों 0 से 2, ठीक है। तो ये हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। तो ये 73 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। तो सारा दारोमदार जो है ना, चूँकि देखिए e⁻⁻x है तो ये हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग कहता है, तो ये हमारा सारा दारोमदार जो है ना इस इंटरवल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या 0 से 2 के बीच में हमारा आंसर मेरे ख्याल से होगा। ऐसे आप अपने बुक में देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से देख बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, लेकिन बुक में कहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर ए दे दे, इसलिए ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है ना ये 74, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। कहता है किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का dy/dx करके स्लोप निकाल लो। इस वक्र का आप स्लोप निकालोगे है ना, dy/dx निकालोगे तो ये हो जाएगा 1, और इस वक्र का स्लोप निकालोगे, ठीक है,
तो ये इस वक्र का स्लोप जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और बट्टा हो जाएगा 2y। ठीक है, यानी कि यहाँ से y बराबर निकाल लेंगे 2। तो जाहिर सी बात है x का मान वैल्यू निकालना तो बहुत सी आसान है, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर भी मिल गया हमारा ना, एक्स आंसर भी मिल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 75 ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से लिया गया क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों समय लगेगा क्वेश्चन को बनाने में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है और करना कुछ नहीं है, इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे में से मैं लिख देता हूँ, है ना। ये होता है बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर जो होता है एच इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, और ये प्लस एफ एक्स होता है। ठीक है, इस फार्मूला पर क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो बनेगा। अब रह गई हमारा एच को कहाँ से निकालिएगा, तो ये 0.02 जो है ना ये एच है और एक्स बराबर 3 है। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव्स निकालोगे तो 6x प्लस 15। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें हम क्या करते हैं 6x प्लस 15 आता है, इसका डेरिवेटिव जब निकालिएगा और ये h जो है 0.2, तो ये 0.2 से ये हमारा हो जाएगा 6 और x और प्लस 15। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 15x और ये प्लस हो गया 5। और जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है ना वहाँ 3 रख दो, तो 6×3 18, 18×15 33 और 33 और ये गुना जो हो जाएगा 0.2। ठीक है, और प्लस यहाँ 3 रखोगे, 3 तिया 9 तिया ये हो जाएगा 27, ये रखिएगा तो 15 तिया हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा प्लस 5। 45 और 5 50 और 50 और 20 27, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये देखिए 76 नंबर प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। ये भी हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि यदि भुजा में 0.3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट मान परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, सन्निकट मान परिवर्तन क्या होगा। काफ़ी उम्दा प्रश्न है ये बच्चों। ठीक है, इसलिए बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि आपका डेल्टा भी और बटा डेल्टा एक्स बराबर जो होता है ये होता है dy/dx होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम बिल्कुल इत्मीनान से इसी क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, चूँकि हमें डेल्टा भी निकालना है। तो ये हो जाएगा dy/dx और इंटू हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हमारा दिया हुआ है 0.03 और ये हो जाएगा dv/dx। यदि भुजा मान लिया जाए 1 तो ये हो जाएगा 3a²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये हमारा डेल भी जो हो जाएगा डेल भी तो ये हो जाएगा यदि 3x²। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी है। ये हो जाएगा x³ है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बच्चों x² और इंटू जो हो जाएगा 0.0 और ये 3 हो जाएगा यानी 9x²। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये हमारा 77 नंबर प्रश्न है। इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। कहता है एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए 1 - x + x² बटा 1 + x + x² का न्यूनतम मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 3 और डी है 1/3। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है
मैं इसका आंसर बताता हूँ, 77 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं बच्चों, और चूंकि एग्जामिनेशन का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो हमारा जो कंप्लीट कोर्स है मैथमेटिक्स का, चाहे वो आप केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, मात्र 300 रुपीज़ में आप इसे आप ले सकते हैं। और इसमें सुविधा है आपको बच्चों की जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं सभी का आपको लेक्चर वीडियो प्लस पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। देखिए 78 नंबर प्रश्न तो लाजवाब प्रश्न है। कहता है 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यू पर एच की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या हो? तो हमारा बेलन का आयत जो होता है ना, आपको पता होगा कि भी बराबर जो होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और हमें एच के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बनाना है, तो डी भी बटा डी एच यदि आप करोगे तो यहाँ पर आपको रेडियस कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एच बटा डी एच हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये दिया हुआ है हमको, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, 78 है ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भरे गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या होगी? अच्छा प्रश्न है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 तो है, लेकिन देखिए मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा आप लोग को कि 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ठीक है। ऐसे देखते हैं निकाल के। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा 79वां नंबर प्रश्न है। कहता है कि वक्र 2y + x² और 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण है। पहला ऑप्शन है x + y = 0, दूसरा है x - y = 0, तीसरा है x + y + 1 = 0, और डी जो है ये x - y = 0 है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं, पहले इसका आप ना वक्र का स्लोप लिख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा m, आप प्लस हो जाएगा 2x, और ये बराबर 0। यहाँ से आप m का वैल्यू निकालोगे ना, तो ये -x हो जाएगा। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए बच्चों, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है ये हो जाएगा -1 बटा हो जाएगा ये mt, यानी कि इसका स्लोप जो हो जाएगा -1 बटा -x, यानी 1 बटा x, और बिंदु दिया हुआ है 1, तो x का वैल्यू रखोगे, नॉर्मल का स्लोप हो गया 1, ठीक है। और हमारा ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y - y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा बच्चों x, और माइनस ये हो जाएगा x1, ठीक है। और यहाँ x1 y1, ये x1 y1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y - 1 बराबर हो जाएगा x - 1, यानी कि 1 और 1 कट गया, y = x, ठीक है। y = x, यानी कि बोले तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। बी और डी एक ही तरह का क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ बी या डी दोनों में से आप ऑप्शन मार सकते हो। अगला प्रश्न भी बच्चों हमारा जो है ना टेंजेंट और नॉर्मल से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है वक्र x² = 4y का बिंदु एक बिंदु से होकर जाने वाला विलंब है, यानी समीकरण निकालना है। यहाँ भी आप स्लोप जब निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा 2x, और बराबर हो जाएगा 4m, और यहाँ m बराबर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा x बटा 2, ये हो जाएगा टेंजेंट का, ठीक है। और बिंदु है हमारा 1, यानी कि हो जाएगा 1 बटा 2। लेकिन नॉर्मल को आप निकालिएगा, नॉर्मल का यदि स्लोप निकालिएगा ना, तो
तो ये -1/mt होता है, यानी कि माइनस ये 2 हो जाएगा। इक्वेशन लिखना होगा, लिखिएगा y माइनस y1 के जगह पर 2 रख दीजिएगा तो ये हो गया 2, स्लोप हो गया -2 और ये हो जाएगा x-1, यानी हो जाएगा y-2 और बराबर हो जाएगा -2x और प्लस हो जाएगा 2, यानी y प्लस 2x, y प्लस जो है ये हो जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि इसका आंसर जो हो जाएगा बाय, इस कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं बताया उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, 81वां नंबर प्रश्न तो बच्चों लाजवाब प्रश्न है। कहता है y बराबर fx बराबर एक्स क्यू, यानी घात विषम हो ना और इंक्रीजिंग पूछे ना, डायरेक्ट -∞ से +∞ मानो। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न कहता है y बराबर fx और मॉडुलस किस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। तो ये मॉडुलस फंक्शन ना किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना कि x बराबर 0 पर हमारे अवकलनीय नहीं होता है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा ना तो देखिए यहाँ x बराबर 0 पर जहाँ पे ये कॉर्नर बना रहा है, यानी कि भी जो बना रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन हमने डी मारा। इस प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कहता है y बराबर fx और sin x किस अंतराल में वर्तमान इंक्रीजिंग है। ऑप्शन है मेरा आंसर 0 से π/2। अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न कहता है कि y बराबर fx और log x किस अंतराल में अवकलनीय है। तो इसका जो डोमेन होता है ना, इसका जो डोमेन होता है याद कर लीजिएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है और अपने डोमेन में अब डिफरेंशिएबल होता है ना, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप पॉइंट करने योग्य बातें हैं, इसको अपने कलम कॉपी लीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर लिख डालिए। ये देखिए बच्चों कहता है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर का विलंब रेखा का समीकरण क्या होगा। ये हमारा जो है ना, ये हमारा कोई सर्किल है। ठीक है, ये सेंटर है और इस तरह से है। ठीक है, तो यदि ये सेंटर 0 0 है, रेडियस हमारा ये है। ठीक है, सेंटर ये 0 0 है और रेडियस ये है, तो यदि ये हमारा नॉर्मल है तो ये हमारा टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और ये तो ध्यान, यदि ये हमारा नॉर्मल थी टेंजेंट है तो ये हमारा नॉर्मल है। इसका मतलब दोनों हो सकता है, ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न जो है काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। क्या कहता है, कहता है कि वक्र एक्स बराबर कॉस टी बाई बराबर साइन टी के टी बराबर π/4 पर अविलंब रेखा का ढाल क्या होगा। तो पहले तो आप d/dx निकाल दो। d/dx निकालोगे तो यहाँ dy/dt और बट्टा जो हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। क्लियर, यानी कि साइन का तो हो जाएगा कॉस टी और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, यानी कि माइनस कॉट टी, यानी कि हो जाएगा -1। लेकिन हमको चाहिए ना अभिलंब रेखा नॉर्मल का, तो ये 1/-1, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। कहता है ना कि लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ सेक प्लस tan x/dx का डेरिवेटिव्स क्या होगा। ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है बच्चों, और ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और तो देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ना बी बिल्कुल करेक्ट है। अपने हिसाब से बनाइएगा, पहले आप आंसर लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये प्रश्न तो काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा, और इस जितना भी प्रश्न है ना सब का आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चर राशि पर घात दोनों को जोड़िएगा तो 7, देखिए यहाँ भी 7 है, बीच में यहाँ माइनस या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। d/dx निकालिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ये देखिए बच्चों ये हमारा जो है ना प्रश्न y बराबर tan x³ हो तो d/dx क्या होगा। तो सबसे पहले x³ का अवकलन कर दो तो ये 3x² सब में है, और tan का हो जाएगा sec² x³। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ना
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम इतना ही तक रहने देते हैं, और अगले पार्ट में आपका हम और भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।